हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि वॉमेंस कैप्सूल क्या होता है। एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं वॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टफ कैपिलरीज। ठीक है, अब वॉमेंस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली बाहर वाली जो लेयर है बेटा, उसको कहते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है, और जो अंदर वाली लेयर है दैट इज विसरल लेयर। अब ये जो विसरल लेयर है ना बच्चे, ये विसरल लेयर ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है जिसको कहते हैं हम पोडोसाइट्स। अब ये पोडोसाइट्स कैसे होते हैं? पोडोसाइट्स के टिप्स में ऐसे प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोसेसेस को कहते हैं पेडिसल्स। ठीक है, ये एक पोडोसाइट है। किसका पार्ट है? विसरल लेयर ऑफ वॉमेंस कैप्सूल का। और इसके टिप में पेडिसल्स होते हैं जो कि प्रोसेसेस होते हैं पोडोसाइट्स के। ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू वॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब दूसरा आपको ये पता है कि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं वॉमेंस कैप्सूल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस भी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। एक तो है एंडोथेलियल सेल्स और दूसरा है मेसेनग्लियल सेल्स। ये वाले जो हैं ये मेसेनग्लियल सेल्स हैं। मेसेनग्लियल सेल्स क्या करते हैं? मेसेनग्लियल सेल्स अगर कोई प्रोटीन या ब्लड सेल फिल्टर आउट हो जाए कैपिलरीज से तो उसको फैगोसाइटोज करते हैं, मतलब उसको किल कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेसेनग्लियल सेल्स का फंक्शन पता चल गया जो कि पार्ट है ग्लोमेरुलस का। अब दूसरा है, आपको पता है ग्लोमेरुलस है क्या? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो वो जो कैपिलरीज हैं वो भी कुछ सेल्स की बनी है। वो जो सेल्स हैं उनको कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स। ये वाली लेयर जो है एंडोथीलियल सेल्स की लेयर। ठीक है, अब एंडोथीलियल सेल्स कैसे होते हैं बच्चे? एंडोथीलियल सेल्स में फेनिस्ट्रेशंस होती हैं। फेनिस्ट्रेशंस क्या होती हैं? परफोरेशन। अब ये परफोरेशन क्या है बच्चे? होल्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स में जो कि प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से कुछ सॉल्यूट्स को पास थ्रू करने देगा, वाटर को पास थ्रू करने देगा। और वो सॉल्यूट्स और वाटर कहाँ जाएगा? ब्लड प्लाज्मा से होके वो जाएगा वॉमेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। नंबर 1 मेसेनग्लियल सेल्स जो कि क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं प्रोटीन्स की या फिर ब्लड सेल्स की। और दूसरा है एंडोथीलियल सेल्स विद फेनिस्ट्रेशंस और कुछ नहीं, पोर्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स में। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनी होती हैं एंडोथीलियल सेल्स की। ठीक है, जिनमें होल्स प्रेजेंट हैं, परफोरेशंस या फेनिस्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब आप देखो ये जो वॉमेंस कैप्सूल हैं एंड दिस ग्लोमेरुलस, इसको टुगेदर क्या कहते हैं? मैलपीजियन बॉडी। ये जो मैलपीजियन बॉडी है यही मेन फिल्ट्रेशन साइट है ऑफ द नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड लेके आ रही है। ये हार्ट से आ रहा है, अंडर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो इसको ड्रेन करती है, मतलब इससे ब्लड लेके जाती है। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद, फिल्ट्रेशन होके क्या होगा? देखो कुछ सॉल्यूट्स हैं वो ग्लोमेरुलस से आ जाएंगे वॉमेंस स्पेस के अंदर। ये वॉमेंस स्पेस है, वॉमेंस स्पेस में आ जाएंगे कुछ सॉल्यूट्स, आ जाएंगे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा? यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया। ठीक है, फिर कुछ वाटर भी पास करता है एंडोथीलियल सेल से और विसरल लेयर ऑफ वॉमेंस कैप्सूल से, और आ जाता है वॉमेंस स्पेस से। अब
नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पीसीटी। पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है बच्चे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज नियर टू द वॉमेंस कैप्सूल। देखो कितनी प्रॉक्सिमिटी है, पीसीटी और वॉमेंस कैप्सूल दोनों नियर बाई है, देखो दोनों नियर बाई है ना, इसीलिए इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कैसे सेल्स का बना होता है? ठीक है, पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिजियोलॉजी बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है, जिनमें बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं। ये जो प्रोसेसेस आप देख रहे हो ना, ये प्रोसेसेस ये माइक्रोविलाई हैं। दीज आर व्हाट? माइक्रोविलाई। अब ये क्या करते हैं? ये और इनमें माइक्रोविलाई और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है क्यूबॉइडल सेल्स में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सम यूजफुल सॉल्यूट्स जैसे ग्लूकोज, सोडियम या वाटर, जिनकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब ये रीएब्जॉर्प्शन तो होती है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ चैनल्स होंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होने चाहिए ना उसकी पीसीटी की वॉल में, जो हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, सॉल्यूट्स की रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब वो कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? एक ये देखो बेटा, SGLT सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर सबसे बड़ी बात कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे ये जो सिम्पोर्टर है SGLT का मतलब है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या करेगा? ये सोडियम को भी रीएब्जॉर्ब कर रहा है और साथ में ग्लूकोज को भी रीएब्जॉर्ब कर रहा है। तो सोडियम और ग्लूकोज दोनों रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SGLT सिम्पोर्टर। ठीक है, उसके बाद आ गया इसमें अमाइनो एसिड्स भी होते हैं रीएब्जॉर्ब। अब अमाइनो एसिड्स कैसे होंगे बच्चे रीएब्जॉर्ब? अमाइनो एसिड्स के लिए भी ट्रांसपोर्टर होगा, सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर। ठीक है, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करेगा अमाइनो एसिड्स को और सोडियम को। उसके अलावा कुछ एंटीपोर्टर्स भी होते हैं। एंटीपोर्टर्स में अगर सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो हाइड्रोजन जो है वो सिक्रीट हो रहा है। दोनों की मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट साइड है। सॉरी, ये पोटेशियम है। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्टर है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर भी होता है पीसीटी में। सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा और साथ में हाइड्रोजन को सिक्रीट करेगा। बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, सिक्रीशन कौन सी मूवमेंट है? सिक्रीशन वो मूवमेंट है जिसमें सॉल्यूट्स जो हैं वो मूव करेंगे इनटू द ट्यूब्यूल आउट ऑफ द ब्लड। अब इनटू द ट्यूब्यूल क्यों? क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकलना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उनकी होगी सिक्रीशन। और रीएब्जॉर्प्शन किसकी होगी? रीएब्जॉर्प्शन होगी यूजफुल मटेरियल की, जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, और वो उसकी मूवमेंट क्या होगी? आउट ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड। ब्लड में वही चीज़ जाएगी ना जो यूजफुल होगी। जो बेकार की चीज़ें वो क्यों ब्लड रखेगा? उसकी सिक्रीशन हो जाएगी और किडनी उसको एक्सक्रीट कर देगी। तो ये मूवमेंट्स आप याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब पीसीटी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने रीएब्जॉर्प्शन तो बता दिया आपको किस किस की हो रही है। अमाइनो एसिड, सोडियम हो रहा है इसमें रीएब्जॉर्ब। ठीक है, ग्लूकोज भी हो रहा है रीएब्जॉर्ब। अब कुछ जो है कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो इसमें सिक्रीट भी होते हैं पीसीटी में। वो कौन से हैं? जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड। तो सिक्रीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं की होगी। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली बना कौन से सेल्स का? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब इसमें कौन से चैनल्स और इसमें किस चीज़ की मूवमेंट होगी आउट ऑफ द बॉल? इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं एक्वापोरिन्स। वो चैनल्स हैं जो वाटर को रीएब्जॉर्ब होने देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वाटर रीएब्जॉर्ब होता है
असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, इट इज़ लेस परमिएबल टू सॉल्यूट्स। बेटा लेस परमिएबल है, ये याद रखना। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी दे रखा है ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, मतलब पूरी तरह इम्परमिएबल नहीं है, परमिएबल है पर बहुत ही कम परमिएबल है, लेस परमिएबल है, ठीक है। और इट विल बी इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स, लेकिन लेस परमिएबल टू सर्टेन सॉल्यूट्स जो स्मॉल साइज सॉल्यूट्स होंगे, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ही कहोगे कि इट इज़ इम्परमिएबल, इट इज़ लेस परमिएबल, ये बात याद रखना, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद आया असेंडिंग लिम्ब में 2 पार्ट्स हैं, थिन सेगमेंट भी होती है उसकी और थिक सेगमेंट भी होती है, ठीक है, ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। हाँ, अब इसमें भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कुछ सॉल्यूट्स को रीएब्जॉर्ब होने देंगे, उनकी रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अब वो कौन से सॉल्यूट्स हैं? पहली बात, एक तो है सोडियम, एक पोटेशियम, एक क्लोराइड। हाँ, ये इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है इन द थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दिस असेंडिंग लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर, टोटली इम्परमिएबल, मतलब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ सिम्पोर्टर्स हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम आयन सिम्पोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर जो सोडियम की सिक्रीशन, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन और क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो अंदर जो टिश्यूज हैं, यहाँ पे टिश्यूज है ना, इन टिश्यूज में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है क्योंकि सॉल्यूट्स की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका डीसीटी। डीसीटी क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बेटा इसका नाम डिस्टल क्यों है? क्योंकि इट इज़ अवे फ्रॉम वॉमेंस कैप्सूल। आप देखो कहाँ वॉमेंस कैप्सूल और कहाँ डीसीटी, डिस्टेंस ज़्यादा है। अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये इसीलिए इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम वॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब डीसीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहली बात, ये हार्मोन्स के कुछ 2 हार्मोन्स हैं जो इस पे कंट्रोल करते हैं, डीसीटी की रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। वो कौन से हार्मोन्स हैं? एक है पैराथार्मोन। अब ये पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फ्रॉम डीसीटी, मतलब कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा, बाहर आएगा इससे, ठीक है, ठीक है, ट्यूब्यूल से बाहर आएगा। हाँ, और कौन कंट्रोल करे? पैराथार्मोन हार्मोन। उसके बाद आया एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हार्मोन हेल्प करता है इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डीसीटी, ठीक है। तो डीसीटी में कौन कौन से आयन्स आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं? कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पूछी गई आपसे तो वो आप डीसीटी मार्क करना, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ जो सोल्यूट्स हैं वो सिक्रीट होंगे, दैट मीन्स उनकी मूवमेंट होगी इनटू ट्यूब्यूल आउट ऑफ ब्लड, जैसे कि पोटेशियम की हो रही है, जैसे कि हाइड्रोजन की हो रही है, जैसे कि यूरिया की, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा है बच्चे? कलेक्टिंग डक्ट भी हार्मोन के कंट्रोल में होता है। कौन सा हार्मोन है? एडीएच। एडीएच कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। अब वो क्या करता है? वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब देखो बच्चे, अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो मतलब क्या चाहिए बॉडी को? पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो मतलब इस एडीएच जो है वो एक्सेस में रिलीज होगा। एक्सेस में रिलीज होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराएगा कलेक्टिंग डक्ट से। तो समझो डिहाइड्रेटेड बॉडी के लिए एडीएच जो है वो हीरो बनने का काम करता है, हीरो बन के आता है वो, ठीक है, डिहाइड्रेटेड पर्सन को बचाने के लिए। हाँ, अब जो लास्ट में यूरिन जो सिक्रीट आउट होती है वो हाइपरटोनिक यूरिन होती है, ठीक है।
और अगर बेटा वाटर रिटेंशन हो गई है, बॉडी में ज़्यादा वाटर हो गया तो फिर ADH क्या करेगा, इसकी जो सिक्रीशन है वो लेस हो जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा इसकी सिक्रीशन में, और फिर वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, तो उस केस में हाइपोटोनिक यूरिन रिलीज होगी। नॉर्मली हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज होती है। अब हाइपरटोनिक कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा से कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड से कर रहे हैं, ब्लड से, ओके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो डिस्टल एंड होता है, मतलब जो सबसे लोअर मोस्ट एंड है ये वाला ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, हाँ, यहाँ से यूरिया रीएब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यूरिया यहाँ से रीएब्जॉर्ब होगी और थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाएगी, री एंटर कर जाएगी, उसके बाद वो रीसाइकिल होगी, ठीक है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके फिर कलेक्टिंग डक्ट से आ जाएगी। ऐसे रीसाइक्लिंग होती है इसकी यूरिया की, ठीक है, डिस्टल एंड से रीएब्जॉर्ब होके थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में री एंटर करके रीसाइकिल होती है। अब ये जो डिटेल्ड है यूरिया की रीसाइक्लिंग, सोडियम आइंस की, ठीक है, वाटर जो निकलता है एक्वापोरिन से, ये सब आपको मैं कराऊंगी काउंटर क्रंच सिस्टम में, ठीक है, तो वो अलग से उसका मैं लेक्चर प्रिपेयर करूंगी, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है, इसके डिटेल्ड में नोट्स आप कॉपी डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मैंने आपको कराया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, रीनल कॉर्पस्कल, और उसको दूसरा नाम है मैलपिजियन बॉडी। इसका ये जो है ये मेन ब्लड फिल्टरिंग कंपोनेंट है बॉडी का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और वो ग्लोमेरुलस किस चीज़ का बना है, एंडोथीलियल सेल्स का बना है। एंडोथीलियल सेल्स, हाँ, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं जिनमें फेनिस्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। और साथ में कप शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं वॉमिन्स कैप्सूल। और ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स में होता है। आप याद रखना बेटा, जो कॉइल्ड पार्ट है नेफ्रॉन के, कौन से, वॉमिन्स कैप्सूल है, PCT है, DCT है, वो रीनल कॉर्टेक्स में आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी में होते हैं। और मेड्यूला जो इनर पोर्शन है वहाँ, उसमें कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हेनलीज लूप, जो स्ट्रेट पार्ट है हेनलीज लूप, और साथ में कलेक्टिंग डक्ट। स्ट्रेट पार्ट मेड्यूला में, कॉइल्ड पार्ट कॉर्टेक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मैंने आपको समझा दिया। एंडोथीलियल सेल्स जिसमें फेनिस्ट्रेशंस होती हैं, ये देखो मैंने ड्रॉ करके रखा है एंडोथीलियल सेल्स। इसमें फेनिस्ट्रेशंस यानी कि होल्स प्रेजेंट होंगे फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है, जो वॉमिन्स कैप्सूल में एंटर करते हैं। और मीजनग्लायल सेल्स क्या करते हैं बेटे, मीजनग्लायल सेल्स जो हैं वो अगर बाई चांस प्रोटीन या फिर ब्लड सेल्स सिक्रीट आउट हो गए हैं तो उनको फैगोसाइटोस कर देंगे, उसकी फैगोसाइटोसिस कर देंगे, उनको किल कर देंगे ताकि यूरिन में इन्फेक्शन ना हो, ओके। मेसेनग्लियल सेल्स भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद वॉमिन्स कैप्सूल फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। आउटर कौन सी है, पेराइटल लेयर, जो कि सिंपल स्क्वामोस सेल्स की बनी है। इनर है विसरल लेयर जो है मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी है। अब मॉडिफाइड क्यों है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स के एंड्स में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, पेडिसेल्स। वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू वॉमिन्स कैप्सूल। ये जो प्रोसेसेस हैं ऑफ वन पोडोसाइट, ये इंटरडिजिटेट करते हैं, जैसे इंटरलॉक करते हैं। व्हाट इज इंटरडिजिटेट, इंटरलॉक करते हैं विद द प्रोसेसेस ऑफ एडजेसेंट पोडोसाइट, ठीक है। और साथ में बीच में क्या रह जाता है, इनके एक पोडोसाइट है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट पोडोसाइट है। बीच का जो पार्ट होगा बच्चे, बीच का जो पार्ट है, इसको कहेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। इन फिल्ट्रेशन स्लिट से पास करते हुए जो सोल्यूट्स हैं, जो ब्लड से आए हैं और वाटर, वो कहाँ पहुँचेगा, वॉमिन स्पेस में पहुँचेगा। अब ये डायग्राम आप देखो,
ये सबसे पहले ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किन सेल्स का बना है? एंडोथीलियल सेल्स का। अब एंडोथीलियल सेल्स बेटा ये याद रखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्लड सेल्स को लीक आउट नहीं होने देंगे, ब्लड सेल्स की को फिल्टर नहीं होने देंगे, ठीक है। ब्लड सेल्स को वॉमेन स्पेस से जाने से रोकेंगे एंडोथीलियल सेल्स, इसीलिए यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, ब्लड सेल्स को रोकेंगे एंडोथीलियल सेल्स। हाँ, उसके बाद एंडोथीलियल सेल्स कौन से हैं? ये वाले, ठीक है, दीज आर एंडोथीलियल सेल्स। हाँ, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। उसके बाद कैपिलरीज किसकी बनी होती है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बच्चे, ये दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या काम करेगी? प्रोटीन्स को फिल्टर होने से बचाएगी, रोकेगी। एंडोथीलियल सेल्स ब्लड सेल्स को फिल्टर होने से बचा रहे हैं, और वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स को फिल्टर होने से बचा रही है। अब बच्चे अब आप देखो, फिल्ट्रेशन बैरियर बन रहा है यहाँ। सबसे पहले तो आगे थे आपके एंडोथीलियल सेल्स नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 फिल्ट्रेशन बैरियर है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। नंबर 3 वॉमेन स्पेस में जो विसरल लेयर है, पोडोसाइट्स ये बना रहे हैं नंबर 3 आपकी फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है। अब इन सबको क्रॉस करने के बाद प्लाज्मा सॉल्यूट्स पहुंचते हैं वॉमेन स्पेस के अंदर, फिर जाएंगे पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन साइट कौन सी साइट है? फिल्ट्रेशन साइट वो साइट है जो 2 पोडोसाइट्स के बीच में स्लिट बन रहा है छोटा सा, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या साइट। हाँ, अब आप देखिए बच्चे, फिल्ट्रेशन बैरियर मैंने आपको बताया 3 लेयर्स का बना है। पहली आ गई आपकी एंडोथीलियल सेल्स जो कि ब्लड सेल्स को फिल्टर आउट नहीं होने देंगे, फिर आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन्स को फिल्टर आउट नहीं होने देंगी, और फाइनली आ गए आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो कि फाइनल फिल्ट्रेशन बैरियर है। आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्ट्रेशन बैरियर, फिल्ट्रेट फाइनली एंटर्स द वॉमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वॉमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट पहुंच गया। अब फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया? वॉमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। ओके बच्चे, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वॉमेन्स कैप्सूल है बच्चे, उसके 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल्स। एक तो है वैस्कुलर पोल। वैस्कुलर पोल वो पोल है जिसमें एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। और जो इफरेंट आर्टरियोल है वो जो इसको ड्रेन कर रहा है, ठीक है। इफरेंट आर्टरियोल इसके ब्लड को लेके जा रहा है वॉमेन्स कैप्सूल को। जहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल है वो वेस्कुलर पोल है, और जहाँ से पीसीटी राइज करता है वो ट्यूबुलर पोल है। 2 पोल्स हैं, कौन से? एक आ गया वेस्कुलर पोल और दूसरा ट्यूबुलर पोल। नेक्स्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। पहली बात, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है रीनल कॉर्टेक्स में, और इट लाइज नियर द वॉमेन्स कैप्सूल। इट लाइज नियर द वॉमेन्स कैप्सूल, ओके, वॉमेन्स कैप्सूल, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये रीनल कॉर्टेक्स में, ये भी आपको बता दिया। अब इसमें सिम्पोर्टर्स कौन कौन से हैं मैंने बताया था आपको, SGT है, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, जो कि सोडियम और ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ये वाला सोडियम ग्लूकोज। और सिम्पोर्टर्स वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसके बाद सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर भी हैं। एंटीपोर्टर्स है जिसमें मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ओके, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। एंटीपोर्टर्स से सिक्रीशन हो रही थी पोटेशियम की, हाइड्रोजन की इनटू PCT, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है
अराइजेस फ्रॉम द वॉमेंस कैप्सूल, ये आपको पता है, और इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, और उसमें बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हेनलीज लूप जो है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को फॉलो करता है। उसके बाद आपको पता है वो कौन सी सेल्स का बना है, स्क्वामोस एपिथेलियल सेल्स, सब मैंने डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये उसके एक्सप्लेनेशन के नोट्स हैं जो कि आप टेक डाउन कर सकते हैं। और हेनलीज लूप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रीनल मेड्यूला में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि सारे जो कॉइल्ड पार्ट है किडनी के वो कहाँ होंगे, इन द कॉर्टेक्स, और जो स्ट्रेट पार्ट है जैसे कि हेनलीज लूप है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो मेड्यूला में होगा। उसके बाद हेनलीज लूप के 3 स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको पता है, डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब एंड थिक असेंडिंग लिम्ब, ओके। अब डिसेंडिंग लिम्ब में आपको मैंने बताया था कि एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं जो कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। और डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो हाईली परमिएबल होता है टू वाटर, बट इट इज लेस परमिएबल टू सॉल्यूट्स एंड आयंस। असेंडिंग लिम्ब में कौन से सिम्पोर्टर्स हैं, सोडियम पोटेशियम, जो कि सोडियम और पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स जो सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। थिक असेंडिंग लिम्ब, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है, इम्परमिएबल होता है टू वाटर। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंच गए, हम डीसीटी में पहुंच गए। अब डीसीटी में क्या हो रहा है बच्चे, पहली बात वो तो हेनलीज लूप के और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में है। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो अवे फ्रॉम वॉमेंस कैप्सूल, इट लाइज इन रीनल कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे प्रेजेंट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, all coiled parts of kidney are present in renal cortex। इसमें कौन सी ट्रांसपोर्टर्स हैं, सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम एंड दिस इज को ट्रांसपोर्टर इज अनदर नेम ऑफ सिम्पोर्टर या को ट्रांसपोर्टर, ओके। मतलब दोनों आयंस को या सोल्यूट्स को सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले होते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स या सिम्पोर्टर्स। हाँ, अब इट लीड्स इनटू व्हाट, इनटू कलेक्टिंग डक्ट, टीसीटी लीड्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और ये 2 हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। मैंने आपको बताया पैराथार्मोन जो कैल्शियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन जो हेल्प करता है वाटर और सोडियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फाइनली आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट जो कि सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स का बना है। अब ये वो साइट है जहाँ से यूरिया इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और यूरिया री एंटर कर जाती है इन द थिन असेंडिंग लिम्ब and then it is recycled। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है बच्चे वो कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर की। मैंने अभी आपको बताया अगर पर्सन डिहाइड्रेटेड है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हीरो बनने का काम करेगा और वो रीएब्जॉर्ब कर लेगा कलेक्टिंग डक्ट से मैक्सिमम वाटर को, ठीक है। एंटी-डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं दे हैव अ लॉट ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्टर्स, याद रखना, क्योंकि यूरिया रीएब्जॉर्ब होती है कलेक्टिंग डक्ट से। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फाइनली इट लीड्स इनटू पेपिलरी डक्ट्स जो कि ज्वाइन करके दे लीड इनटू रीनल पेल्विस, ओके। रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटस बनाएगा, यूरेटर जो है दे लीड इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देगा फ्रॉम द बॉडी। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, अब आ गया फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया
ग्लोमेरुलस जो मेन फिल्ट्रेशन साइट है, मेन फिल्ट्रेशन साइट. In the glomerulus, blood filtering depends upon three main factors, three main pressures हैं बेटा. कौन से pressures हैं? अब एक जो प्रेशर है याद रखना वो ही प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, और जो बाकी के दो हैं वो अपोज करते हैं. एक प्रमोट करता है और बाकी के दो अपोज करते हैं. प्रमोशन वाला कौन सा है? मतलब जो फिल्ट्रेशन होने में मदद करेगा वो है GVHP. शॉर्ट नेम इसका याद कर लो, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये जो प्रेशर है ये ब्लड की ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा. क्या करेगा ये वाटर और सॉल्यूट्स को फिल्टर आउट करेगा, पुश करेगा इनटू वॉमेंस कैप्सूल. ब्लड से इनटू वॉमेंस कैप्सूल. क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो हाई उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हाई प्रेशर में होता है, क्योंकि वो हार्ट से आ रहा है. एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आ रही है. जो एफरेंट आर्ट्रियोल याद रखना ब्रॉडर होती है देन द इफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल हाई प्रेशर में हार्ट से ब्लड लेके आ रही है किडनीज में. अब किडनीज में जो ग्लोमेरुलस हैं इसलिए उनमें हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है. तो ये और वो कितना होता है 55 mm ऑफ मर्कुरी, और ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, इसीलिए मैंने अप साइन ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ओके. इट इज़ प्रमोटिंग ब्लड फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट आ गया CHP है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैप्सूलर मतलब कौन सा? वॉमेंस कैप्सूल के अंदर भी कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो कि बैक प्रेशर है, मतलब वो अपोज करेगा फिल्ट्रेशन. अब मैं ये सारा आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. ठीक है, क्यों अपोज करता है बेटा? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस 2 फैक्टर्स से आ रही है. 2 फैक्टर्स कौन से? एक तो आप ये समझो कि जो वॉमेंस कैप्सूल है वो ऑलरेडी उसमें फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है, फिल्टर आउट होके पहुंच गया. वो जो फ्लूइड है वॉमेंस कैप्सूल के अंदर वो भी तो कुछ प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. उसी प्रेशर को कहेंगे हम कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है वॉमेंस कैप्सूल में जो कि उसकी वॉल्स को भी पुश कर रहा है. तो जब उसकी वॉल्स भी पुश हो रही हैं तो वॉल्स की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, वॉल ऑफ द कैप्सूल से रेजिस्टेंस आ रही है. और दूसरी जो फ्लूइड ऑलरेडी रीच कर गया है, कहाँ पे? विच हैज ऑलरेडी रीच द रीनल ट्यूब्यूल, वहाँ से भी रेजिस्टेंस आ रही है. ठीक है, 2 फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है इनसाइड द वॉमेंस कैप्सूल. तो ये एक बैक प्रेशर हो गया. तो ये क्या करेगा? ये प्रमोशन होने से रोक रहा है. ये कितना होता है 15 mm ऑफ HG. नेक्स्ट आ गया बेटा BCOP क्या है? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है बच्चे? अब जो ब्लड है बेटा उसके अंदर, ब्लड जो ग्लोमेरुलस के अंदर है, हाँ, उसमें प्रोटीन्स होती है. अब प्रोटीन्स तो कभी फिल्टर आउट नहीं होती, आपको पता है. प्रोटीन्स लार्ज साइज की हैं. क्यों नहीं फिल्टर आउट होती? लार्ज साइज की, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, वो लार्ज इन साइज है, ये पास नहीं कर सकती फ्रॉम द कैप्सूलर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ही रह जाएंगी. ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर जो है वो अपोज कर रहा है फिल्ट्रेशन को. कौन सा फैक्टर? जो कि प्रोटीन्स के कारण ब्लड में हो रहा है, जो उसका नाम है ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. हाँ, अब ये भी एक अपोजिंग प्रेशर आ गया. इसीलिए जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है जिसकी वजह से प्लाज्मा के सॉल्यूट्स, ब्लड प्लाज्मा के सॉल्यूट्स वॉमेंस कैप्सूल के अंदर रीच करते हैं, वो सिर्फ रह जाता है हमारा 10 mm ऑफ HG. GBHP कितना था? 55 था. हाँ, उसके बाद CHP कितना था आपका? CHP था आपका 10 और ये था 15. माइनस करके आपका रह जाएगा ओनली 10. अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन मैंने आपको दे रखी है. क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? जो प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ वाटर को, जो रोकने वाला है वो ऑस्मोटिक प्रेशर. और यहाँ पे किसका की वजह से हो रहा है?
ये हो रहा है प्रोटीन्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जो फ्लूइड को पास थ्रू होने से रोकेंगी, जो कि जो प्रोटीन्स को वहाँ पे सॉल्यूट्स के साथ वोमेंस कैप्सूल में जाने से रोकती हैं, क्योंकि वो लार्ज साइज़ की होती हैं। ओके, अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखो बेटा आप, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दी, ये जो फैक्टर है बच्चा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज़ प्रमोटिंग एंड ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 30 mmHg वो अपोज कर रहा है, हाँ। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 15 mmHg है वो भी अपोज कर रहा है। देखो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्रॉडर है, ये अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर जब ये हाथ से आ रही है, ब्लड जो है अंडर प्रेशर है, ये एक प्रमोट करेगा ब्लड को फिल्टर आउट होने में हेल्प करेगा। ये एक प्रेशर है जो ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। फिर ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो 30 mmHg है, अभी मैंने 10 लिख दिया, ये 30 है। ओके, 30 mmHg है। ये क्या कर रहा है बच्चे, ये ओपोजिंग फैक्टर है। अब ओपोज कर रहा है तो ये फिल्टर आउट होने से रोकेगा। वापस ये बैक प्रेशर है, बैक प्रेशर फिल्टर आउट होने से रोक रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो ये किस वजह से होता है, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल में फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड जो है ये इसकी वॉल्स में प्रेशर उत्पन्न करेगा या फोर्स करेगा, वॉल को डिस्टेंट कर देगा, ताकि वो फ्लूइड जो है ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल में नहीं आ पाए। ये भी एक ओपोजिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ब्लड कोलाइड किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन्स की वजह से। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, जो ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट है किसके अंदर, फ्लूइड प्रेजेंट है किसके अंदर, वोमेन स्पेस के अंदर। और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द ओनली प्रमोशन वाला फैक्टर। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड है उसकी वजह से, जो कि अंडर हाई प्रेशर है, क्योंकि वो हार्ट से आ रहा है सीधा। एक और फैक्टर अपोज करता है बेटा, आप देखो ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये ब्रॉड है, दिस इज ब्रॉड, और ये जो ईफरेंट है ये जिसको ड्रेन करती है ये नैरो है। अब ये नैरो है, इसकी वजह से क्या होगा, ये सोचो एक मोटी पाइप से वाटर ब्लड आ रहा है और छोटी पाइप से जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से भी बैक फ्लो हो जाएगा, ओके। ये भी एक ओपोजिंग फैक्टर है, इसकी वजह से भी बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, ठीक है, क्योंकि ईफ्रेंट जो है वो नैरो है और एफ्रेंट जो है वो ब्रॉड है। अब जो यूरिन प्रोडक्शन आ गई हमारी फाइनल स्टेज, वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब मैंने आपको बता दिया वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के में, ठीक है। अब इस फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन प्रोडक्शन जो है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर और मोस्ट सॉल्यूट्स जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा से फिल्टर आउट होकर ग्लोमेरुलस को पास करके वोमेंस कैप्सूल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट स्टेप इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो फिल्टर्ड फ्लूइड है it flows along the renal tubule, और 99% of filtered water and other useful solutes, ध्यान दो, useful solutes are absorbed from the kidney tubule into blood, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन किसकी होगी, जो वेस्ट मटेरियल है, तो वेस्ट मटेरियल जैसे कि ड्रग्स है, यूरिया है, एक्सेस ऑफ आयंस है, ये सिक्रीट हो जाएंगे इनटू द ट्यूब्यूल फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ सिक्रीशन क्या है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन के यूजफुल प्रोडक्ट्स ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, और एंड में हमारी बॉडी से हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज होता है। हार्मोन्स का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फंक्शन, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।